हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सही होंगे। चलो आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आपका आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन है, आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन है। ये दोनों एग्जामिनेशन को आप लोग टारगेट कर रहे हो, तो आज जो करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में क्या हमने कराया था? इससे पहले वाले क्लास में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन टाइमर के साथ 10 क्वेश्चन कराए थे एग्जाम लेवल के, जो कि एग्जामिनेशन पे बेस्ड था और कोर्स ऑफ एक्शन पे बेस्ड था। आज भी एक लॉजिकल क्वेश्चन रखा है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें डाटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है आज। इज एम द मदर ऑफ एल, ये आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे जाके हम लोग इसी क्लास में आरबीआई ग्रेड बी का भी पजल करेंगे। तो ये देखो, इसको कैसे बनाओगे। देखो, इससे पहले जो लोग नए आए हो चैनल पर, उनके लिए एक वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हम आपको अपलोड किया है। आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन जो आया है, काफी अच्छी वैकेंसी रह रही है। ठीक है, लेकिन ये आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क के फेलियर का कारण नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरी बात जरूर सुनिएगा। और जो लोग बहुत तेज बनते हैं और दूसरे शहर से भर देते हैं, एसबीआई क्लर्क की एलपीटी हम निकाल लेंगे। एलपीटी एक काफी अहम ये है, स्टेप है। तो एलपीटी में इस बार लोगों को फेल किया गया है, इससे पहले भी आरबीआई असिस्टेंट पे भी फेल हुए थे लोग। तो उसका बारे में यहाँ बात किया गया। और 5 डे वर्किंग, जो एक्साइटेड है आप लोग, तो क्या हो रहा है, कैसे है, कब तक आ सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात की है। एसबीआई का फाइनल कट ऑफ आ गया है। सो यहाँ आप देख सकते हैं इंटरव्यू और मेंस का क्या रहा है कट ऑफ। ओके, ठीक है। बाकी जो लोग नए आए हो, तो वहाँ तो आप लोग तो जान ही रहे हो। जो लोग पुराने हो वो तो जान ही रहे हो कि फ्री पजल कोर्स एक चल रहा है हमारे चैनल पर। फ्री पजल कोर्स चल रहा है। क्रिटिकल रीजनिंग का यहाँ आपको सवाल मिलेगा, क्रिटिकल रीजनिंग फॉर मेंस। और फ्री पजल कोर्स चल रहा है हमारे चैनल पर। ओके, चलो तो आते हैं हम अपने सवाल की तरफ आज के। देखो क्या बोला क्वेश्चन, पेन ले लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, इज एम द मदर ऑफ एल। क्या एम जो है, अब देखो इस वाले में ना यस या नो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमें ये भी जवाब मिल गया कि हाँ माँ है, या फिर नहीं माँ नहीं है, ये भी जवाब मिल गया, तो हम लोग ओनली वन या ओनली टू, ओनली वन या ओनली टू, ये और बोथ सफिशियंट कह देंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है सब लोगों को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, इज एम द मदर ऑफ एल। तो पहले क्या बोला, टी इज द मदर ऑफ एम। टी जो है वो मदर है किसकी, एम की। ओके, सर्किल जो है वो फीमेल डोनेट करेगा, बॉक्स जो है वो मेल डोनेट करेगा। टी इज द मदर ऑफ एम, एम इज मैरिड टू जे, एम इज मैरिड टू जे। के इज द सन ऑफ जे, के जो है हमारा सन है जे का। ओके, एफ इज द सिस्टर ऑफ के, एफ इज द सिस्टर ऑफ के। एल इज द सिस्टर ऑफ एफ, एल इज द सिस्टर ऑफ एफ। हमें क्या पूछा था, इज एम द मदर ऑफ एल। सो इज एम द मदर ऑफ एल, यहां से हम बता पा रहे हैं कि एम मदर है या फादर है। From here we cannot say that M is the mother or the father of L, so can't decide. So only one से हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा पे आते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, K is the grandson of T, T का ग्रैंडसन है, तो थर्ड जनरेशन। K is the grandson of T। okay? K is the brother of F, K जो है ब्रदर है F का। F is the sister of L, F is the sister of L। L is the granddaughter of J, नहीं, L is the daughter of J, daughter of J है तो मीन्स J will be coming here, so L is the daughter of J। J यहाँ आएगा तभी L यहाँ आएगी, तो L हमारा डॉटर हो जाएगी J का। एक कोई होगा जो कि यहाँ पे, ठीक है, J इज द सन इन लॉ ऑफ T, J एक सन इन लॉ है T का, एक यहाँ पे फीमेल मेंबर आएगी। J इज द सन इन लॉ ऑफ T। अब कुछ लोग होंगे जो कि ओनली 2 को टिक करेंगे कि यहाँ पे हम M को पुट किया तो M इज द मदर ऑफ L हो जाएगा, है ना। सही होगा? नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वाले लाइन में हमसे क्वेश्चन पूछा कि M जो है मदर है L की, और सेकंड वाले लाइन में M के बारे में कुछ बात बताई नहीं गई है।
we don't know anything about M from the second statement. So just by assuming there is a female member here, we can't place M here. हम सिर्फ ये assume करके कि एक फीमेल मेंबर यहाँ बैठ रही है, M को हम यहाँ प्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो M नहीं है, यहाँ पे M नहीं है, ओके। अब 1 और 2 को अगर हम कंबाइन कर लें, कंबाइनिंग 1 and 2, 1 प्लस 2 को अगर हम कंबाइन कर लें तो M जो है यहाँ पे मैरिड था जैसे, M को अब हम यहाँ पे M को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डेफिनेट जगह हो जाएगी। डेफिनेटली हम लोग M को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ओके। सो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2, ठीक है। देखा, प्रीवियस ईयर का सवाल है और कितना अच्छा ये सवाल है यहाँ पे। इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ 1 and 2, ओके। चलो, इन विच मंथ ऑफ द सेम ईयर डिड रवि ज्वाइन द ऑफिस, ये भी आरआरबी पीओ का सवाल है, ठीक है। किस मंथ में रवि ने ऑफिस ज्वाइन किया है। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रवि's mother correctly remember that Ravi joined the office after June but before October, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और बिफोर अक्टूबर है तो अक्टूबर तो नहीं जोड़ेंगे इसमें। दैट मंथ हैज लेस देन 31 डेज, तो जुलाई का 31 होता है, 31 होता है, तो अगस्त हमारा निकल गया ओनली 1 से, ये अगस्त में ज्वाइन किया है, ओनली 1 तो निकल गया। अब हम लोग सिर्फ चेक करेंगे, सिर्फ 2 से हमारा आंसर निकल रहा है। Since we got the answer from only one statement that Ravi is joining in August, now we will check that if we are getting answer from only 2. Okay, Ravi's father correctly remember that Ravi joined the office after August but before December. After August means August, September, October, November. Okay, but that month has only 30 days. ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अच्छा, इसमें तो ये हो जाएगा ना, 31 अगस्त होता है, सितंबर 30 को होता है, सितंबर से ज्वाइन करें, ठीक है। सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 डेज, 31 डेज, 30 डेज। तो इसमें ना हैड ओनली 30 डेज, तो इसमें हम लोग डिसाइड तो नहीं ना कर पाएंगे कि नवंबर में या फिर सितंबर में। फ्रॉम ओनली 2 वी आर नॉट एबल टू डिसाइड दैट रवि इज ज्वाइनिंग आइदर इन नवंबर और इन सितंबर। सो ओनली 2 से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है, वी आर नॉट गेटिंग आंसर फ्रॉम ओनली 2, सो ओनली 1 इसका आंसर हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। अब ये आरबीआई ग्रेड बी का पजल है जिसमें हमसे पूछा गया कि 8 पर्सन है ABCDEFGH जो कि एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, सच अ वे दैट 4 of them sit around the corner while 4 of them sit in the middle of the four side, the one sitting on the middle are facing center। तो इस तरीके से हमारा यहाँ बैठाया है कि 4 लोग यहाँ बैठे हैं और 4 लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है। जो मिडल पे बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, जो मिडल पे बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, द वन sitting in the middle are facing the center and the one sitting on the corner are facing outside, कॉर्नर वाले आउटसाइड बैठे हैं, ठीक है। ये हम फिर से समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, सबको डिफरेंट कलर पसंद है, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, पर्पल, ऑरेंज, व्हाइट, ब्लू, ठीक है। अब नेसेसरी सेम ऑर्डर में नहीं है तो वो तो हो गया। तो देखो, अब यहाँ से यहाँ तक समझ गए, हमको क्वेश्चन बनाने के लिए जगह चाहिए तो हम वहां से, अब यहाँ से मेरा मेन हिंट स्टार्ट होता है, ई सीट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। अब देखो, हम एक बार ना हिंट एक बार लिख लेते हैं। ई जो है हमारा कॉर्नर पे है, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक्स पर्पल। ई और पर्पल के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। द वन हु लाइक व्हाइट सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट पे व्हाइट है। अच्छा, IMMRT हम लिखते हैं इमीडिएट राइट को, फ्री पजल कोर्स नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बी फेसेस सेंटर, तो सेंटर है ना तो इन लिखा करो, ऐसे साइन जो दे देते हो ना कि ये इन सेंटर है, ये आउट है, तो फिर आगे जा करके कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो पजल में, तो इससे अच्छा है कि इन लिख दिया तो सेंटर है, ठीक है। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, बी जो है हमारा ई का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस कर लिया कि बी जो है हमारा इमीडिएट नेबर ई का नहीं है, ठीक है। ई बी डजंट लाइक पर्पल, तो बी को हमारे यहाँ पे पर्पल भी पसंद नहीं है, ठीक है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ब्लैक,
ब्लैक के सेकंड टू द लेफ्ट पर H है। ठीक है, यहां तक हो गया। बोथ H एंड द वन हु लाइक्स येलो फेस द सेम डायरेक्शन, H इक्वल टू येलो इक्वल टू डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां से तो बस आपकी लाइन बढ़ाई गई है कि एक इनसाइड देखेगा तो दूसरा भी इनसाइड देखेगा, अगर एक बाहर देख रहा है तो वो दूसरा एक बाहर देख रहा है। एक चीज नोटिस करना जरूर से कि देख लो कि हम जो हिंट लिख रहे हैं ज्यादा जगह नहीं ले रहे हैं, हम कॉम्पैक्ट करना चाह रहे हैं हिंट को, है ना। ये हमारा फ्री पजल कोर्स देखिएगा तो आप और अच्छे से समझिएगा कैसे हम लोग हिंट को लिखते हैं। तो देखो ज्यादा जगह लोगे ना तो ज्यादा जगह आंख दौड़ेगी, आंख ज्यादा जगह दौड़ेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा बनाने में। ठीक है, कोशिश करोगे कि जितना हम लोग कॉम्पैक्ट लिख सके हिंट को, इतना भी कॉम्पैक्ट नहीं लिखना है कि नहीं समझ में, बस ऐसा लिखना है कि समझ पाए और कॉम्पैक्ट रहे। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हिंट भी हम लोग अच्छे से लिख पाएंगे। एफ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू, ब्लू के थर्ड टू द राइट पर एफ है। ठीक है, 3 आर थर्ड टू द राइट, नाइदर एच नॉर बी लाइक्स ब्लू, एच एंड डी जो है वो ब्लू लाइक नहीं करता, अच्छे से लिख देते हैं। एच और बी जो है ब्लू लाइक नहीं करता है। D is one of the immediate neighbor of the one who like blue। अब देखो D जो है हमारा एक immediate neighbor है ब्लू का, तो इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, A likes green, A जो है हमारा ग्रीन लाइक करता है। C sits to the immediate right of the one who like red, रेड के immediate right पे C। तो देखो हमारा दो यहाँ पे केसेस बनेगा, दो केसेस हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, क्लियर है। E जो है हमारा कॉर्नर पे है। ठीक है, ई जो है हमारा कॉर्नर पर है और ई के 2% छोड़ करके पर्पल है। ई को हम यहाँ प्लेस किया, 1-2% छोड़ करके पर्पल को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अच्छा चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ओके, और हम लोग क्या प्लेस कर सकते हैं? देखो बी के इमीडिएट राइट पे व्हाइट है, बी जो है ना ई का इमीडिएट नेबर नहीं है, और बी जो है इनसाइड देख रहा है, बी को पर्पल भी पसंद नहीं है। तो ये 4 जगह होता है बी के आने का, तो पर्पल नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, ई के अगल बगल नहीं आएगा, तो बी मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बी के इमीडिएट राइट में व्हाइट है, तो बी अगर इनसाइड देख रहा है तो ये वाला व्हाइट मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। व्हाइट और ब्लैक के बीच में 3% है, तो व्हाइट 3% 8 लोगों के बीच में क्या होता है? अपोजिट होता है, तो सीधे हम लोग ब्लैक को यहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है, ब्लैक के सेकंड टू द लेफ्ट पे एच है, बाहर देख रहा है तो सेकंड टू द लेफ्ट में एच ही मेरा यहाँ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इतनी ही चीज हम लोग देखो, दूसरा केस भी बन रहा है कि ई यहाँ है तो 1-2% छोड़ करके पर्पल मेरा यहाँ आ जाए। अगर पर्पल यहाँ प्लेस करेंगे तो बी मेरा यहाँ आ जाएगा। अगर बी मेरा यहाँ आएगा तो बी मेरा यहाँ आएगा, तो बी के इमीडिएट राइट में व्हाइट है तो व्हाइट मेरा यहाँ आ जाएगा। अगर व्हाइट मेरा वहां जा रहा है तो 3% छोड़ करके ब्लैक आ रहा है तो ब्लैक मेरा यहाँ आ जाएगा। ब्लैक के सेकंड टू द लेफ्ट पे एच है तो मतलब एच मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब एच और येलो का सेम डायरेक्शन है। अब देखो एक केस ये होता है कि एच और येलो का सेम डायरेक्शन है ना, तो हो सकता है एच जो है वही येलो लाइक करे। ठीक है, अब यहाँ पे वो केस क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देखो बोथ एच एंड द वन हु लाइक्स येलो फेस द सेंटर, तो यहाँ हमें बोथ यूज करके बताया कि एच और वो पर्सन जो ब्लू लाइक करता है, मतलब यहाँ पे हमें एक हिंट छुपी हुई बताया कि एच जो है ना वही वैसा नहीं है जो कि ब्लू लाइक करता है। अगर वैसा होता तो लिखता कि एच एच फेस द फेस आउटसाइड, येलो फेस आउटसाइड, इस तरीके से लिखता कि हम लोग एच एच अगर यहाँ पे एच फेस आउटसाइड येलो फेस आउटसाइड लिखता, तो एच भी अगर येलो लाइक करता तो एच भी आउटसाइड फेस कर रहा है, येलो भी आउटसाइड फेस कर रहा है। यहाँ पे बोथ लिख के बताया कि एच एंड द वन हु लाइक्स येलो फेस आउटसाइड, मतलब ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों दो अलग लोग हैं। तो एच यहाँ पे है तो येलो मेरा यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में एच यहाँ पे है तो येलो मेरा यहाँ आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब हम लोग किसको प्लेस कर सकते हैं? ब्लू के
थर्ड टू द राइट पर F है और ब्लू का इमीडिएट नेबर D है, ब्लू का इमीडिएट नेबर D, H और B जो है ब्लू लाइक नहीं करता, तो यहाँ ब्लू नहीं आएगा, यहाँ ब्लू नहीं आएगा, ठीक है। अब ब्लू के थर्ड टू द राइट पे F है। इस वाले केस में अगर ब्लू यहाँ प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट H है तो नहीं प्लेस होगा, तो ब्लू जो है हमारा यहाँ प्लेस होगा। तो फर्स्ट राइट बाहर इनसाइड देख रहा है तो इस साइड बढ़ेंगे, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में F मेरा यहाँ प्लेस होगा। इस वाले केस में H और B E तो है हमारा, ये दोनों तो ब्लू नहीं लाइक कर रहा है। अगर हम लोग ब्लू को देखो, ये सब इनसाइड देख रहा है, अगर हम लोग ब्लू को यहाँ प्लेस करेंगे तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट F मेरा यहाँ चला जाएगा। ब्लू को अगर हम यहाँ प्लेस करेंगे तो F मेरा यहाँ जाएगा, लेकिन ब्लू का इमीडिएट नेबर D है तो D को तो हम लोग प्लेस नहीं कर पाएंगे। इस वाले केस में अगर ब्लू को हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट F को प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला पॉसिबिलिटी हमारी इलिमिनेट हो गई, डी हमारा यहाँ आ गया। अब ए को ग्रीन पसंद है तो एक ऐसी जगह जहाँ पे दोनों चीज खाली हो, तो ये यही है कि ए को ग्रीन पसंद है, यहाँ पे ए को ग्रीन पसंद हो गया। रेड के इमीडिएटली राइट पे सी है, तो रेड के इमीडिएटली राइट पे सी है, तो रेड को हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे, जो कि इमीडिएटली राइट बाहर देख रहा है तो इमीडिएटली राइट सी मेरा यहाँ आ जाएगा। और बी को कौन सा कलर पसंद होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि बी को कौन सा कलर पसंद होगा। एक व्हाइट हो चुका है, रेड हो चुका है, पर्पल हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, ब्लू हो चुका है, येलो हो चुका है, तो ब्लू के यहाँ पे कौन आएगा। देखो 8% था ए से जी तक, जी एच तक, तो जी हमारा प्लेस किया, जी नहीं प्लेस किया तो जी मेरा यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसमें से कौन सा पर्पल ऑरेंज व्हाइट ब्लू रेड ब्लैक ग्रीन येलो में से कौन सा एक कलर नहीं प्लेस हुआ है, तो वही कलर देखना, वो कलर हमारा बी का कलर रहेगा। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बी का कलर क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि आरबीआई ग्रेड बी का क्वेश्चन है। इसमें आपको अजम्पशन करना है। स्टेटमेंट बोला है कि द एडवांस रिसर्च एजेंसी ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ कंट्री एक्स has developed a bug-sized robot that will be tested for deploying in locations that are dangerous and difficult to locate। क्या बोला कि एक एडवांस रिसर्च एजेंसी है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री की, कंट्री एक्स की, ठीक है। वो क्या की है, वो डेवलप की है एक बग साइज जो है हमारा, एक रोबोट डेवलप की है, ठीक है। दैट विल बी टेस्टेड, जो कि टेस्ट किया जाएगा, जिसको डिप्लॉय किया जाएगा ऐसे लोकेशन में जो कि डेंजरस है और डिफिकल्ट है लोकेट करने के लिए। पहला एजम्पशन क्या बोला कि कुछ किया होगा, ये डेवलपमेंट हुआ है तो कुछ तो सोच के हुआ होगा। पहला बोला कि ये सोचा होगा, कि ये एजम्पशन हुआ होगा कि दीज रोबोट could be used in search and rescue operation after natural disaster or to inspect hazardous environment in country X। तो नेचुरल डिजास्टर के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इस रोबोट को, जो कि बग साइज रोबोट होगा, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इंस्पेक्ट करने के लिए हैजार्डियस एनवायरनमेंट में जो कि कंट्री एक्स के हो। पहला एजम्पशन ये हुआ। और दूसरा एजम्पशन हुआ द मिनिस्कल साइज रोबोट में रिप्लेस द लार्जर रोबोट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टास्क इन द कंट्री। ये जो हमारा स्मॉल साइज रोबोट है, दैट विल बी रिप्लेसिंग ऑल बिग साइज रोबोट। सारे जो हमारे बिग रोबोट्स हैं कंट्री एक्स में, उनको रिप्लेस कर देंगे। अब देखो ये जो है ना, अब हम लोग डिसाइड करते हैं। देखो पहला वाला जो है ना ट्रू है, क्योंकि ये जो है डिफिकल्ट, ये जो है हमारा डिप्लॉय किया जाएगा वैसे लोकेशन में जो कि डेंजरस हो, डिफिकल्ट टू लोकेट हो। अब कहीं नेचुरल डिजास्टर हुआ है तो वहां की जो लोकेशंस रहेंगी वो डेंजरस होंगी, हैजार्डियस इन्वायरमेंट है तो वो आपको डिफिकल्ट होंगी लोकेशंस। तो हमारा पहला एजम्पशन इज ट्रू, फर्स्ट एजम्पशन इज ट्रू। सेकंड में है ना कि हमारे ये मिनिस्कल रोबोट सारे लार्जर रोबोट्स को ये हमारे इलिमिनेट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ये हमारा गलत है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ काम ऐसा हो जहां हमें लार्जर रोबोट्स की जरूरत हो। सो ये दूसरा वाला गलत है, ठीक है। द फर्स्ट assumption is true because it is stated in the statement that they will be deployed in locations that are dangerous and difficult to locate। So the locations that are mentioned here are the location after natural disaster or hazardous environment that are difficult। So first is assumption is true, and in a second assumption it is not true because the minuscule robots will not be replacing all important all larger robots, ठीक है। ओके, ओनली वन इज इम्प्लिसिट। कुछ काम होगा ना जहाँ से हमें लार्जर रोबोट्स की जरूरत पड़ेगी। सो सारे सेकंड assumption हमारा ट्रू नहीं है।
there will be some tasks that we will be needing some big robots, so we can't replace minuscule robots, all big robots with minuscule robots. So assumption 2 is wrong. So कैसा लगा क्लास? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं चैनल पर तो, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमारा फ्री पजल कोर्स जो है, फ्री पजल कोर्स को देखिए, और बाकी जो सारे लेसन हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं नए हैं चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।